इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की भागीरथी। इस नहर के कारण ही थार का मरुस्थल हरियाली की चादर ओढ़कर खड़ा हो गया। लेकिन इस नहर से पहले राजस्थान में पानी की तलाश करना एक जंग लड़ने जैसा ही था। कुदरत ने राजस्थान को पानी तो दिया नहीं था, कुछ दिया था तो वो था दूर दूर तक फैला बालू रेत का समंदर, रेत की ऊंची ऊंची टीले, गर्मी में चिलचिलाती धूप, धूल भरी आंधियां और लू के गर्म थपेड़े। मई और जून के महीनों में तो सूरज ऐसा चमकता कि पारा 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाया करता था और लोग अपनी सूखी आंखों में आस लेकर पानी बरसने का इंतजार किया करते थे। इतिहास की खिड़की से झांककर देखें तो पता चलता है कि मॉनसून की बेरुखी और बेदर्दी के कारण पश्चिमी राजस्थान में अकाल बार बार उधम मचाता रहा था। उस वक्त अकाल को लेकर एक बहुत ही मशहूर कहावत भी प्रचलित थी कि तीजो कुरियो आठवां काल, यानी हर तीसरे वर्ष अर्ध अकाल और हर 8वें वर्ष में एक बार भीषण अकाल पड़ता ही पड़ता है। इसलिए गांवों के लोग अकाल को अणखावना पावना यानी कि अनवेलकम गेस्ट भी कहा करते थे। यूं तो राजस्थान ने कई भीषण अकाल देखे थे, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार अकाल था छप्पनिया अकाल, जिसने लोगों को पेड़ों की छाल तक खाने के लिए मजबूर कर दिया था। लोगों के शरीर ऐसे सूख गए थे कि एक एक हड्डी साफ की नहीं जा सकती थी। कमजोरी इतनी कि लोगों ने घर आंगन में खूंटे तक गाड़ लिए थे ताकि उनका सहारा लेकर उठा बैठा जा सके। अपनी प्रजा का पेट भरने के चक्कर में कई बड़ी बड़ी रियासतें भी कर्ज के बोझ तले दब गई थी। उस वक्त भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अब एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार और दूसरी तरफ अकाल की तबाही। लेकिन इस दोहरी मार में भी हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं हारा था, तो वो था जिंदगी जीने का जज्बा, हौसला और हिम्मत। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको सुनाऊंगी छप्पनिया अकाल की कहानी उन भामाशाहों की जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया ताकि भूख से तड़पती जनता को बचाया जा सके। कहानी हमारी मरुभूमि के लोगों के जज्बे की, जिन्होंने बेहद खतरनाक हालातों में भी हार नहीं मानी और आखिरकार अकाल को ही हारना पड़ा। इस अकाल के बारे में हमारे बड़े बूढ़े तो जानते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ना अकाल की कहानी पता है, ना ही बुजुर्गों की संघर्षशीलता के किस्से मालूम। इतिहास के पन्नों में दफन इस कहानी पर पड़ी धूल को हटाने और दुनिया के सामने से लाने के लिए मैंने ये रिपोर्ट बनाई है। दोस्तों, आप इसे पूरा देखें और आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है थार का मरुस्थल। ये दुनिया का 9वां सबसे गर्म मरुस्थल है। इसका सबसे विस्तृत इलाका मिला है पश्चिमी राजस्थान को। कुदरत ने इस इलाके को कोई नदी नहीं दी थी, इसलिए जनता पूरी तरह से बारिश के पानी पर निर्भर थी। लेकिन साल 1899 में तो मानो बादलों ने ना बरसने की कसम ही खा ली थी और उसी साल शुरू हुआ सबसे खतरनाक अकाल, छप्पनिया अकाल का सितम। दोस्तों, वो साल था 1899, लेकिन विक्रम संवत थी 1956, इसीलिए इस अकाल को छप्पनिया अकाल कहा गया। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य भारत के कई क्षेत्र इस अकाल के कारण प्रभावित हुए थे। इतिहास के पन्नों में इसे त्रिकाल नाम भी दिया गया, क्योंकि उस समय अन्न, जल और यहाँ तक कि पशुओं का चारा भी खत्म हो गया था। अंग्रेजों के गजेटियर में इस अकाल को द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 के नाम से दर्ज किया गया है। साल 1899 में बारिश की एक भी बूंद इस मरुभूमि पर नहीं पड़ी। धरती इतनी सूख गई थी कि जुताई तक ना हो सकी। अब पीने को ना पानी था और ना ही खाने को अनाज। जब अनाज खत्म हो गया तो लोगों ने एक दिन छोड़कर एक दिन खाना खाना शुरू किया। पेट भरने के लिए रोटियां खाने की बजाय राबड़ी पीकर दिन काटने लगे। जब वो भी खत्म हो गई तो काकड़ी और मतीरिये के बीजों को भूनकर खाया गया। उस जमाने में बेर बहुत हुआ करते थे, तो बेर खाकर ही भूख मिटाई।
जब बेर खत्म हो गए तो गुठली का चूर्ण बनाकर पानी के साथ पी जाते और पेट भरते। गर्मियों में खिचड़ी की फलियां यानी कि सांगरी के पकने पर जो खोखे बन जाते थे, उन्हें खाकर ही लोग संतोष करने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए, खाने के सारे विकल्प भी समय के साथ समाप्त होते चले गए। तो लोगों ने खिचड़ी की छाल का चूर्ण बनाकर ही पानी के साथ पीना शुरू कर दिया था। सब कुछ किया ताकि जान बच जाए, लेकिन भूख ने लोगों के तन को चूसना शुरू कर दिया था। लोग खड़े खड़े हड्डियों के ढांचे में तब्दील होना शुरू हो गए। वो दौर ऐसा था जब लोगों की कमर पर बंधी तागड़ी पर तो चांदी के सिक्के लटके रहते थे, लेकिन उनके बदले कोई एक मुट्ठी अनाज देने के लिए भी तैयार नहीं होता था। अनाज का मोल सोने और चांदी से भी ज्यादा हो गया था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि चोर पैसा छोड़कर अनाज चुराने लगे थे। भूख की आग में रिश्ते नाते झुलस गए, यहाँ तक कि कुछ मनुष्य नरभक्षी भी हो गए थे। अनाज के बदले बच्चों को बेचने के भी कुछ मामले सामने आए। इस दौर की सबसे कीमती चीज अगर कोई थी तो वो अन्न ही था। किसी ओट में छुपा कर रखी गई हांडियों में रखे अनाज की चोरियां खूब होने लगी। दिनों दिन हालात बद से बदतर होने लगे। लोग ये इलाका छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने लगे थे ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए। माँ बाप से उनके बच्चे तक बिछुड़ गए और गांव के गांव खाली हो गए। अकाल में जनता को त्राही त्राही करते देख कई रियासतों के राजाओं ने अपने खजाने जनता के लिए खोल दिए थे। इनमें से एक थे राव गोपाल सिंह खरवा। उन्हें अपने शासन के दूसरे वर्ष में ही इस भयानक अकाल का सामना करना पड़ गया था, लेकिन जनता को बचाने के लिए उन्होंने जगह जगह लंगर लगवाए और लोगों में खिचड़ी और उबले हुए चने बंटवाए। जब पैसा खत्म होने लगा तो उन्होंने अजमेर और ब्यावर के सेठों के यहाँ अपने इलाके के कई गांव गिरवी रख दिए थे, लेकिन अकाल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खजाना खाली हो गया तो गोपाल सिंह ने अपने जेवर तक गिरवी रख दिए थे, लेकिन ना तो उन्होंने मदद के लिए बढ़े हुए अपने हाथों को रोका और ना ही अंग्रेजों के आगे हाथ फैलाए। इसीलिए वो अकाल के हीरो और राजस्थान के महान क्रांतिकारी कहलाए, जिन्होंने अपनी जनता की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। दोस्तों, उस वक्त कई भामाशाह भी आगे आए थे। ऐसी एक कहानी है श्री वल्लभ पीती की भी। वे नागौर के भामाशाह थे और मुंबई में अपना काम करते थे, लेकिन जब गांव वालों ने उन्हें चिट्ठी भेजकर अकाल के बारे में बताया तो वो तुरंत मुंबई से नागौर पहुंचे। उन्होंने कई जगह प्याऊ लगवाई, भंडारे खोले और बड़ी संख्या में उन भंडारों में रोजाना लोगों ने खाना खाया। वहीं मारवाड़ी सेठ भगवान दास बागला की पत्नी ने भी चूरू जिले में हुई पानी की कमी को दूर करने के लिए एक जोहड़ बनवाया, जिसे सेठानी का जोहड़ कहा जाता है। बीकानेर समेत कई रियासतों के राजाओं ने भी अपनी प्रजा के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था तो की, लेकिन उस वक्त ना तो कोई फोन था और ना ही कोई दूसरा साधन। जनता को ये पता ही नहीं चल सका कि उनके लिए राहत कैंप लगाए गए हैं, इसलिए लोगों को राहत कार्यों का फायदा तक नहीं मिल पाया और लोग काल के गाल में समाते चले गए। कहा जाता है कि करीब 10 लाख लोग इस अकाल के कारण मारे गए, लेकिन कुछ इतिहासवेता बताते हैं कि 40 से 45 लाख लोगों की इसके कारण जान चली गई। उस जमाने में खूब लूटखोरी भी हुई। कुछ सेठों ने हालात के फायदे उठाए और गरीब मजदूरों को सिर्फ एक एक रोटी के सहारे दिन भर काम करवाया और अपनी आलीशान हवेलियां बनवा ली। वहीं अंग्रेजों को तो भारत की जनता से कोई मतलब ही नहीं था। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान की उस समय की रियासतों की 25% जनता इस अकाल में मारी गई थी। छप्पनिया काल का एक किस्सा बड़ा मशहूर है, जिसके मुताबिक छप्पनिया काल में एक किसान ने अनाज की कमी और भूख से परेशान होकर खेजड़ी की सांगरी के बदले अपनी पत्नी को ही किसी और को सौंप दिया। लेकिन फिर जेठ महीने में जब मॉनसून ने दस्तक दी और बादल गरजने लगे तो अपना सिर पकड़कर उसने अपने किए पर पछतावा करते हुए ये कहा, आधो रह गयो ऊखड़ी आधो रह गयो छाछ, सांगर सट्टा धन गई अब मधुरो मधुरो गाज। जिसका मतलब है कि बादल अब उमड़ घुमड़ कर भले ही खूब गरज रहे हों, लेकिन भूख को जो नुकसान पहुंचाना था वो उसने पहुंचा दिया है। दोस्तों, छप्पनिया अकाल की ऐसी अनेक कहानियां हैं जिन्हें सुनकर कलेजा फटने को तैयार हो जाता है। ऐसी कहानियां सुनाने की हिम्मत मुझ में नहीं है, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए हैं जिसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये कहानियां पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आप रोक नहीं पाएंगे। कितना दर्द दिया इस अकाल ने हमारे पूर्वजों को, उसे शब्दों में बताना नामुमकिन है।
लेकिन इस अकाल को हराने के बाद राजस्थान के लोगों में जीत का जज्बा और जुनून पैदा हो गया। छप्पनिया अकाल ने जो कुछ भी किया, उसके बाद राजस्थान के लोगों ने अकाल से लड़ना सीख लिया। जो लोग अपने घर बार छोड़कर दूसरे शहरों में बस गए थे, उन्होंने व्यापार करके खूब पैसा कमाया। यही कारण था कि देश के हर शहर में मारवाड़ी व्यापारियों की तूती बोलने लगी। इन व्यापारियों ने अपने गांव में खूब जोहड़ और कुंड बनवाए। कई राजाओं और दूसरे लोगों ने भी बारिश का पानी जमा करने के लिए सार्वजनिक कुंड और तालाब बनवाए। अन्न को जमा करने की अलग अलग नीतियां बनवाई गई। अकाल को हराने के लिए कमर कस के तैयारियां की गई। इसीलिए तो छप्पनिया अकाल के बाद जितने भी अकाल आए ना, राजस्थान में कोई नहीं जीत पाया। राजस्थान की जनता ने हर एक अकाल को धूल चटाई। 1987 और साल 2000 में जो अकाल पड़े, उनका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा और इस समय तक राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर भी आ गई थी। इंदिरा गांधी नहर के बनने का किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। इसकी पूरी कहानी हम आपको डिटेल में सुनाएंगे हमारे अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल आप हमें ये बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो इस अकाल से जुड़ी हो, तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे पूर्वजों की संघर्षशीलता की कहानी हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को पता चल सके, इसलिए इस रिपोर्ट को जमकर शेयर करें दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों या फिर मेरा काम अच्छा लगता हो, तो आप मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगली बार मिलेंगे इस वीडियो के अगले हिस्से के साथ, जिसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे ये सूखी धरती एक हरित प्रदेश में तब्दील हुई। तब तक आप हमारे दूसरे वीडियो देखकर नई नई जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।